चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टार टेक आईटी सेंटर जेहलम। माई सेल्फ इज आयशा नजीर. So today we are going to summarize lecture 3 that is conducted by Sir Usama Subhani. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लिस्ट को, फाइल हैंडलिंग को और डिफरेंट मेथड्स को, फंक्शंस को, 1D 2D 3D एरेज और उनके थ्रू रिट्रीवल को हमने समराइज किया था. आज लेक्चर 3 में हम देखेंगे मेमोरी की डिफरेंट कॉपीज, डीप कॉपी, शैलो कॉपी क्या होता है, और इसके अलावा डाटा सेट्स को कैसे अपलोड किया जाता है, रिट्रीव किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, प्री प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, डाटा सेट को कैसे तैयार किया जाता है फर्दर एनालिसिस के लिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो एक मेन कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि मेमोरी में यूजुअली जब भी हम डाटा सेट को अपलोड करते हैं तो हम हमेशा डाटा सेट की कॉपी बना लेते हैं. क्यों? इसलिए ताकि अगर हम कुछ चेंजेस करें उसमें तो हमारा ओरिजिनल वाला जो डाटा है वो खराब ना हो, या वो लॉस्ट ना हो, या उसमें किसी किस्म की चेंजेस ऐसी ना आकर हो जाए जो कि हमें दोबारा से उसको रिट्रीव करना, रिवाइव करना मुश्किल हो जाए. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा अपने डाटा सेट की कॉपी जनरेट कर लेते हैं ताकि जो भी चेंजेस हो वो उस कॉपी में हो, ओरिजिनल डाटा हमारा जो है वो खराब ना हो. ठीक है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है डीप कॉपी का. ठीक है, हम हमेशा अपने डाटा सेट की एक डीप कॉपी जनरेट करते हैं. डीप कॉपी क्या होता है कि बेसिकली जब हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में असाइन करते हैं तो दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो कॉपी क्या है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. हियर आई डिक्लेयर अ वेरिएबल x और उसके अंदर वैल्यू क्या है, आई एम एक्स, और इसको सिंपली हमने प्रिंट करवा लिया और प्रिंट होके क्या वैल्यू आई, आई एम एक्स. उसके बाद हमने कहा कि हमने एक नया वेरिएबल ले लिया और हमने कहा कि जो x की वैल्यू है आई एम एक्स वो किस में आ जाए, y में. उसके बाद हमने y को प्रिंट करवा लिया और y में अब क्या वैल्यू है, x की, और x की क्या वैल्यू है, आई एम एक्स. तो अभी x और y दोनों में सेम वैल्यू है, आई एम एक्स, राइट. x की भी वही वैल्यू है और y की भी वही वैल्यू है. अब अगर मैं कुछ कैलकुलेशंस करती हूँ, कोई एक्शन परफॉर्म करती हूँ y पर, तो क्या x की वैल्यू चेंज होगी? नहीं, x की वैल्यू सेम ही रहेगी. जो भी चेंजेस होंगी वो जो मैं y में करूंगी सिर्फ वही y में शो होंगी, x में शो नहीं होंगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि y में रिप्लेस कर दो, जहां जहां x है वहां पर y कर दो. ठीक है, हमने एक स्ट्रिंग का फंक्शन लिया रिप्लेस. रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस के दो आर्ग्यूमेंट्स हैं. दिस इज द फर्स्ट वन आर्ग्यूमेंट कि किस वैल्यू को चेंज करना है, सेकंड आर्ग्यूमेंट कि किस वैल्यू के साथ चेंज करना है. ठीक है, अब ये क्या करेगा कि y की वैल्यू में जहां पर x था उसको रिप्लेस कर देगा विद y. अब अगर हम y को प्रिंट करवाएं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एम y, जबकि पहले उसकी वैल्यू क्या थी, आई एम x. अब उसकी वैल्यू चेंज होने के बाद क्या हो गई, y. तो y वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो चुकी है. तो अब क्या x की भी वैल्यू चेंज होगी? नो, x की वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी जो उसकी पहली थी. ठीक है, ये होती है डीप कॉपी. ठीक है, यानी जो भी आप चेंजेस करेंगे वो कॉपी में अकर होंगी, जबकि ओरिजिनल फाइल जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सेम ओरिजिनल वैसे की वैसी ही रहेगी, जबकि जितनी भी चेंजेस आप y में करेंगे वो y में अकर होगी. ठीक है, दिस इज कॉल्ड डीप कॉपी. ठीक है, इसीलिए हम हमेशा अपने डाटा सेट की डीप कॉपी बनाते हैं ताकि जो भी चेंजेस करें वो हम हमारी कॉपी में अकर हों, जबकि ओरिजिनल हमारी फाइल जो है वो डाटा जो है वो सेफ रहे. ठीक है, अब आ जाते हैं शैलो कॉपी. शैलो कॉपी में क्या होता है कि अगर मैं एक वेरिएबल में चेंज करूंगी तो वो दूसरे वेरिएबल में भी चेंज शो होगी. ठीक है, हालांकि दूसरे वेरिएबल में मैं कोई चेंजेस नहीं कर रही हूँ, लेकिन चूंकि उन दोनों की मेमोरी लोकेशन मैटर करती है इस वजह से दोनों में चेंजेस अकर होंगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई और उसमें एक वेरिएबल है आई एम एक्स. लिस्ट की एक वैल्यू है आई एम एक्स. ठीक है, अब इस लिस्ट की जो वैल्यू है उसको मैंने असाइन कर दिया लिस्ट 2 में. मैंने कहा लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1. बेसिकली ये दो वेरिएबल है, एक ls1 है. ठीक है, ls1 में क्या वैल्यू है, आई एम एक्स. ls2 मैंने एक सेकंड वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने ls1 को असाइन कर दिया कि ls2 के अंदर ls1 की वैल्यू आ जाए. अब दोनों में ls2 में और ls1 में एक ही वैल्यू है, वो कौन सी है, आई एम एक्स. मैंने उन दोनों वैल्यूज को प्रिंट करवा लिया. पहले ls1 को प्रिंट करवाया तो उसकी वैल्यू क्या है, आई एम एक्स. फिर मैंने ls2 को प्रिंट करवाया तो उसकी वैल्यू भी सेम है, आई एम एक्स. ठीक है, अब हम सेम कैलकुलेशंस कोई परफॉर्म कर लेते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं. सपोज मैंने ls2 पे ऑपरेशन परफॉर्म किया अपेंड का. ठीक है, अपेंड अगेन एक स्ट्रिंग फंक्शन है जो कि क्या करता है, आपकी वैल्यूज जो उस लिस्ट में मौजूद है उसमें फर्दर मजीद ऐड ऑन कर देता है जो भी वैल्यू आप अपेंड करवाना चाहें. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपेंड करवाना चाह रही हूँ एक स्ट्रिंग
मैं कह रही हूं कि अब जो भी IMX में जो भी कुछ लिखा हुआ है LS1 में, LS2 में जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसके आगे अपेंड कर दो IM अपेंडेड वैल्यू y। ठीक है, वो क्या अपेंड करेगा, IM अपेंडेड वैल्यू y। अब क्या होगा, अब मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट करवाया लिस्ट 2 को, तो लिस्ट 2 में क्या वैल्यू आई, IMX, IM अपेंडेड वैल्यू y। ठीक है, लेकिन अब LS1 में चेंजेस नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि मैंने तो ऑपरेशन परफॉर्म किया LS2 पे। अब क्या LS1 पर भी चेंजेस होंगी, यस। अब LS1 में भी चेंजेस अकर होंगी। जब मैंने LS1 को प्रिंट करवाया तो सेम IMX, IM अपेंडेड वैल्यू। दिस इज कॉल्ड शैलो कॉपी। ठीक है, कि अगर एक वेरिएबल में चेंजेस होंगी तो दूसरे वेरिएबल में भी वो चेंजेस रिप्रेजेंट होंगी, शो होंगी। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। डीप कॉपी में अगर मैं एक वेरिएबल में चेंजेस करती हूँ तो वो दूसरे में शो नहीं होंगी, जबकि शैलो कॉपी में अगर मैं एक वेरिएबल में चेंजेस करती हूँ तो वो दूसरे वेरिएबल में भी शो होंगी। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। इसलिए हम हमेशा जो भी डाटा सेट यूज करते हैं उसकी पहले हम कॉपी, डीप कॉपी जनरेट करते हैं ताकि जो भी चेंजेस हों वो आपकी कॉपी में हो, आपकी जो ओरिजिनल फाइल है वो उसमें चेंजेस ना हो सके। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब कुछ फंक्शंस थे। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट फंक्शन व्हिच दे डिस्कस्ड वाज द लिस्ट। ठीक है, ये अगेन अब x में हमारी वैल्यू थी IMX। ठीक है, अगर मैं लिस्ट एक फंक्शन है उसके अंदर अगर मैं x वेरिएबल को पास कर देती हूँ, अब x के अंदर हमारी क्या वैल्यू थी, x में हमारी वैल्यू थी x में हमारी वैल्यू थी IMX, राइट? ओके, अगर मैं लिस्ट का फंक्शन यूज करती हूँ और मैं उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास करती हूँ वो x पास कर देती हूँ, यानी जो वेरिएबल पास कर रही हूँ वो x पास करूंगी, तो ये क्या करेगा, ये जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी उसको एलिमेंट वाइज, करेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, सेपरेट कर देगा, जिस तरह I, फिर उसने सेपरेट किया स्पेस को। ठीक है, उसके बाद उसने सेपरेट कर दिया A और फिर M दोनों को, एंड देन अगेन स्पेस एंड देन X। ठीक है, एलिमेंट वाइज, करेक्टर वाइज जो है वो हर इंडिविजुअल करेक्टर को, वैल्यू को सेग्रीगेट कर देगा, अलग कर देगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसी तरह अगर हमने कल के लेक्चर में देखा था स्प्लिट फंक्शन जो कि अगेन स्ट्रिंग का था। ठीक है, अगर हम स्प्लिट का फंक्शन यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली आपकी एक स्ट्रिंग को फर्दर सब स्ट्रिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, लेकिन ये कैसे करेगा, वर्ड वाइज। ठीक है, जिस तरह I एक वर्ड है, M एक वर्ड है। ठीक है, इसी तरह X एक वर्ड है। ठीक है, ये करेक्टर्स नहीं है, ये पूरा एक वर्ड है। ठीक है, तो ये वर्ड वाइज आपकी स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग्स में यानी स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, सो लिस्ट और स्प्लिट दोनों का डिफरेंस क्लियर है? ठीक है, अभी तक हमने दो डिफरेंसेस देखे हैं, एक शैलो कॉपी और डीप कॉपी का, और दूसरा लिस्ट और स्प्लिट फंक्शन का। ठीक है, लिस्ट क्या करेगी, आपके हर एलिमेंट को, हर करेक्टर को अलग कर देगी, एक अलग से स्ट्रिंग बना देगी। ठीक है, जबकि स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, वर्ड वाइज जो है वो आपकी जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर देगा। ठीक है, अब हम ओरिजिनल डाटा सेट की तरफ आते हैं कि हम डाटा सेट को कैसे अपलोड करेंगे और डाटा सेट में काम कैसे करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूजली हम जब भी कोई बड़ा डाटा सेट लेते हैं तो बेसिकली हम एनालिसिस पर्पस के लिए लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उनसे कोई ना कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो रॉ डाटा से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपने डाटा सेट को अपलोड करना है तो अपलोड हम कैसे करेंगे उसकी अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम डाटा फ्रेम, एक कीवर्ड, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब यहाँ पे डीएफ है, आप इसको ए कर लें, आप बी कर लें, वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है, वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है। वेरिएबल लिया, वेरिएबल में मैंने क्या किया, मैंने पांडास एक लाइब्रेरी है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, जो कि क्या है, आपकी नमपाई की एक एक्सटेंडेड वर्जन है जो कि आपके डाटा को बहुत एक अच्छी शेप में रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पांडास लाइब्रेरी का एक फंक्शन लिया, रीड CSV। ठीक है, अगर CSV फाइल है तो उसको रीड करवाने के लिए हम रीड CSV का फंक्शन यूज करेंगे। अगर एक्सेल फाइल है तो उसको रीड करवाने के लिए हम रीड एक्सेल का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने रीड CSV का फंक्शन यूज किया। ठीक है, और उसके अंदर हमने पाथ दे दिया कि गिटहब में जहां पर ये वैल्यू डाटा सेट मौजूद है उसका हम पाथ दे देंगे सिंगल कोट्स के अंदर।
ठीक है। एक तरीकाकार तो ये है कि जहां पर भी आपके क्लाउड पर आपकी फाइल मौजूद है, ठीक है, वहां का आप पाथ दे दें। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर वो फाइल आपके कंप्यूटर में मौजूद है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आएंगे तो यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन नजर आएगा। ठीक है, होपफुली सबको नजर आ रहा होगा। अपलोड का ऑप्शन आप यहाँ देंगे तो वो डायरेक्टली आपकी जो कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव है उसको ओपन कर देगा। तो वहां पर जहां पर भी आपने जिस लोकेशन पर, जिस ड्राइव पर आपने अपनी फाइल सेव की हुई है, तो वो पाथ जो है आप उसको डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे या आप उस फाइल को अपलोड कर लेंगे। डिफरेंट तरीके हैं। फर्स्ट वन में आप डायरेक्ट अपने क्लाउड का जो है वो पाथ दे देंगे। सेकंड वन इज दैट इफ इट्स सेव इन योर कंप्यूटर देन यू डायरेक्टली गो टू द ड्राइव इन विच इट इज स्टोर्ड, राइट। सो इस तरह से हमने अपनी CSV फाइल को अपलोड कर लिया और हमने उसकी कॉपी जनरेट कर ली है। DF ये हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी फाइल सेव हो गई है। तो हमने अपने वेरिएबल की जिसके अंदर हमारी फाइल सेव हो चुकी है, हमने उसकी कॉपी बना ली। ठीक है, अब हमने अपने ओरिजिनल डाटा सेट की एक कॉपी बना ली। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दो मेथड्स का, एक हेड और एक टेल। हेड क्या करता है, हेड आपके डाटा फ्रेम का फंक्शन है जो कि क्या करता है, आपके डाटा सेट की फर्स्ट 5 रोज को फेच करके ले आता है, रिट्रीव करके ले आता है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं पूरा डाटा सेट लोड करती, तो मैंने उसको कहा कि स्टार्ट में मुझे सिर्फ 5 जो है रिकॉर्ड्स वो शो कर दे। तो इसने मुझे फर्स्ट 5 रिकॉर्ड जो 0 से स्टार्ट होके 4 तक जा रहे हैं वो डाटा सेट मुझे शो कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब इस डाटा सेट में क्या है, इस डाटा सेट में लोन आईडी है, स्ट्रिंग आईडी है, प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर जेंडर है, लोकेशन है, रीजन है, टोटल प्राइस है, स्टार्ट डेट, डिपॉजिट, डेली रेट, ये सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब आगे चलें। अब हमें करना है इसका एनालिसिस। ठीक है, तो एनालिसिस करने से पहले हम एक फंक्शन यूज करते हैं, डाटा फ्रेम, जो भी हमारा वेरिएबल था जिसके अंदर हमारा डाटा सेट मौजूद है। ठीक है, डाटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब एक फंक्शन है जिससे क्या होता है कि आपके पूरे डाटा सेट की स्टैट्स जो है, आपको स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, काउंट का फंक्शन आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये ना सिर्फ आपको काउंट देगा, आपको मीन यानी एवरेज भी देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी देगा, आपको मिनिमम वैल्यू भी देगा, 25%, 50%, 75%, मतलब आपके डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन आपको स्टैटिस्टिकल फॉर्म में देगा। ठीक है, अभी सेकंड थिंग जो हम अपने डाटा सेट की एनालिसिस करते हुए देखते हैं, वो सबसे पहले हम देखते हैं नल वैल्यूज। ठीक है, नल वैल्यूज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नैन के साथ, NaN। ठीक है, नैन। नैन का क्या मतलब होता है, नल वैल्यूज का क्या मतलब होता है, नल मीन्स नथिंग। इट मीन्स कि वहां पर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, वो जगह खाली है। ठीक है, एम्प्टी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत से कॉलम्स में बहुत सी रोज ऐसी होती हैं या बहुत से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई वैल्यू मौजूद नहीं होती है। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज बेसिकली। ठीक है, उनको हम बोलते हैं नल वैल्यूज। तो हमें सबसे पहले जो हैंडल करनी होती है किसी भी डाटा सेट में एनालिसिस करने के लिए, सबसे पहले हमें नल वैल्यूज को, कि हर कॉलम की हर रो में कोई ना कोई वैल्यू जरूर हो, कहीं पर भी खाली या इनकम्प्लीट डाटा ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नल वैल्यूज को देखना होता है। ठीक है, तो नल वैल्यूज के लिए हम एक मास्किंग का कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हैं। हम सबसे पहले अपनी नल वैल्यूज को चेक करते हैं कि आया हमारे डाटा सेट में कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पे नल वैल्यूज हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि क्या हमारे डाटा सेट में नल वैल्यूज हैं भी या नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मिसिंग वैल्यूज के नाम से। ठीक है, और फिर मैंने DF जो कि मेरा वेरिएबल था जिसके अंदर मेरा डाटा सेट है। ठीक है, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डाटा फ्रेम। मैंने कहा कि उस डाटा फ्रेम डॉट इज एन ए एक फंक्शन है जो क्या करता है, वो ये बताता है कि क्या मेरे डाटा सेट में नल वैल्यूज हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मुझे बोलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। जहां नल वैल्यू होगी वहां पर वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू, और जहां पे फील्ड होगा वहां पे वो मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, तो मैंने कहा कि मुझे सिर्फ ये फेच करके ला के दो कि क्या मेरे डाटा सेट में नल वैल्यूज हैं या नहीं है। ठीक है, तो हमने जब ये फंक्शन ऑपरेट किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे हर जगह पे फॉल्स है, लेकिन कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर आपकी वैल्यूज ट्रू होंगी। फॉर एग्जांपल दिस वन। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर नल वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ नल वैल्यू है। ठीक है, ये सिर्फ 5 का डाटा सेट है, नहीं ये कंप्लीट डाटा सेट है। ठीक है, ये आपका कहाँ तक जा रहा है,
1043 रोज हैं और 15 कॉलम्स हैं, ठीक है। 1043 रोज हैं और 15 कॉलम्स हैं, और उसके अंदर हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पर ट्रू आ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अब किस कॉलम में, किस रो में कितनी मिसिंग वैल्यूज है, दिस इज अ प्रॉब्लम। यहां से तो हमें पता नहीं चल रहा, हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि यस मिसिंग वैल्यूज हैं, लेकिन कहां कहां पर है, किस कॉलम में है, और किसी कॉलम में कितनी ज्यादा है, स्ट्रेंथ क्या है उनकी, इसका हमें आइडिया नहीं है। अब वो मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे नैन काउंट के नाम से, या कोई भी वेरिएबल ले लें आप, ए वेरिएबल ले लें, बी ले लें, सी ले लें, वेरिएबल नाम तो कुछ भी हो सकता है, राइट। उसके बाद हमने कहा कि हमने डीएफ जो हमारा डाटा सेट था, जो हमारा डाटा फ्रेम है, उसमें मैंने तमाम जितने भी कॉलम्स थे उन सबको पास कर दिया, ठीक है। जब भी हम डाटा को, किसी कॉलम को रिट्रीव करते हैं तो हम हमेशा सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, एक एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। लेकिन जब मल्टीपल कॉलम नेम्स आप पास कर रहे होते हैं, ठीक है, इस वक्त 15 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो मैंने वो 15 के 15 कॉलम्स यहाँ पर पास कर दिए हैं, कॉलम नेम्स, ठीक है। और उसके लिए अब हम क्या यूज करेंगे, अब हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज नहीं करेंगे तो आपको सिंटैक्स एरर, की एरर जनरेट होगा, ठीक है। तो वो एरर क्या होता है कि आपने जब मल्टीपल कॉलम्स को फेच कर रहे होते हैं उनकी वैल्यूज को, तो आपको क्या करना है, उनको डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स में देना है। अच्छा जी, मैंने तमाम कॉलम्स दे दिए, मैंने कहा अब इन तमाम कॉलम्स में चेक करो इस एन ए कि क्या नल वैल्यूज हैं, और अगर हैं तो वो जितनी भी हैं उनका सम करके मुझे दे दो, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है, कि मुझे ये मालूम करना था कि हर कॉलम के अंदर कितनी नल वैल्यूज हैं। तो उसके अंदर मैंने दो फंक्शंस लगाए, एक इज एन ए का जो कि क्या कर रहा है, नल वैल्यूज को लेकर आ रहा है, दूसरा सम जो मुझे ये बता देगा कि टोटल हर कॉलम में कितनी नल वैल्यूज हैं। ओके, जब हमारे पास रिजल्ट आया तो हमें पता चला कि हमारे रीजन के कॉलम में एक नल वैल्यू है, जबकि टोटल प्राइस के कॉलम में 25 नल वैल्यूज हैं। इसी तरह स्टार्ट डेट के कॉलम में एक नल वैल्यू है। इसी तरह अगर हम और नीचे जाएं तो हमारे लोन स्टेटस में 37 नल वैल्यूज हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें नल वैल्यूज का पता चल गया कि ओके ये चार कॉलम्स हैं, चारों कॉलम्स में नल वैल्यूज हैं और इनकी स्ट्रेंथ इतनी है। अब हम इनको हैंडल कैसे करेंगे, इन नल वैल्यूज को फिनिश कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि जिनकी वैल्यूज कम है, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, हमारा रीजन है, रीजन के कॉलम में सिर्फ एक नल वैल्यू है। इसी तरह स्टार्ट डेट है, उसमें भी एक नल वैल्यू है। हम क्या करेंगे, हम सिंपली इनको ड्रॉप कर देंगे, यानी इन रोज को डिलीट कर देंगे डाटा सेट से। उसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा डीएफ यानी जो भी हमारा डाटा फ्रेम है जिसके अंदर हमारा डाटा सेट मौजूद है, ठीक है, ड्रॉप एन ए, जहां पर एन ए है यानी जहां पर नल वैल्यू है उसको ड्रॉप कर दो, ठीक है। सबसेट क्या होता है कि उस पूरे रिकॉर्ड में देखो, सबसेट हर एक पार्ट को अच्छी तरह से गंगालो, उसको अच्छी तरह से जो है पहले रिट्रीव करो और उसके बाद देखो कि क्या नल वैल्यूज हैं, ठीक है। अब नल वैल्यूज वो कहां कहां देखे, एक स्टार्ट डेट के कॉलम में और दूसरा रीजन के कॉलम में, ठीक है, क्योंकि इन दोनों कॉलम्स में हमारी एक एक वैल्यू है ना, इन दोनों कॉलम्स में हमारी एक एक वैल्यू है। तो हम कह रहे हैं कि इन दोनों कॉलम्स में जाकर देखो, जहां पर भी एन ए है उसको ड्रॉप कर दो, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों कॉलम्स में जाएगा और इन पे जहां ड्रॉप नल वैल्यू होगी उसको ड्रॉप कर देगा। इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू का मतलब ये है कि जो भी चेंजेस करो, ठीक है, वो आप ओरिजिनल फाइल में कर दो, ठीक है। यूजली हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें असाइन करते हैं, ठीक है, जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जिस तरह आप अभी पिछले वाले टास्क में हमने क्या किया, हमने वाई में अपेंड का फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, हम एक्स में रिप्लेस का फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, तो वो हम एक वेरिएबल में असाइन कर रहे थे। यहां हम कह रहे हैं कि हम किसी वेरिएबल में असाइन नहीं कर रहे हैं, जो भी चेंजेस करनी है वो इसी डाटा सेट में चेंजेस करके हमें डाटा सेट ही वापस रिटर्न कर दो। हमें कोई नए वेरिएबल में डाटा सेट को सेव नहीं करवाना है, ठीक है। तो इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू, यानी जो भी चेंजेस करो वो इसी डाटा सेट में कर दो, ठीक है। ओके, ये जब किया और उन्होंने उसमें ड्रॉप एन ए कर दिया, तो हम दोबारा से वही पिछले वाली क्यूरी लगाएंगे कि हमने पूरे कॉलम नेम्स दे दिए हैं और हम इस एन ए यानी अब हम दोबारा नल वैल्यूज चेक करेंगे और उनका सम करवा लेते हैं, ठीक है। हमने वही जो प्रीवियसली हमने क्यूरी पास की थी वही क्यूरी हम दोबारा से, वही कोड हम दोबारा से रन करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी वो जो वैल्यूज थी वो खत्म हो गई हैं।
क्या वो वैल्यूज हमारी जो एक एक थी वो ड्रॉप हो गई हैं? जी। हमारा रीजन, अब इसमें कोई नल वैल्यूज नहीं है, वो ड्रॉप हो चुकी है। इसी तरह स्टार्ट डेट के अंदर भी अब कोई नल वैल्यू नहीं है, ड्रॉप हो चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास दो कॉलम्स रह गए हैं जिनमें नल वैल्यूज है। सबसे पहला कॉलम है टोटल प्राइस का, दूसरा कॉलम है लोन स्टेटस का। ठीक है, इन दोनों में नल वैल्यूज है। तो सबसे पहले हम हैंडल कर लेते हैं टोटल प्राइस को। सबसे पहले हैंडल कर लेते हैं टोटल प्राइस को। ठीक है, टोटल प्राइस में हमारी डुप्लीकेशन, हमारी नल वैल्यूज कितनी थी? 25 थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये किस तरह का डाटा है। अब इस कॉलम के अंदर डाटा किस तरह का, क्या स्ट्रिंग टाइप का डाटा है या न्यूमेरिकल टाइप का डाटा है, इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, यूनिक वैल्यूज का, और हमने कहा डीएफ यानी जो हमारा डाटा फ्रेम था, डाटा फ्रेम के कॉलम टोटल प्राइस को, ठीक है, उसमें जितनी भी यूनिक वैल्यूज हैं वो फेच करके लाओ। ठीक है, हमने यूनिक का फंक्शन यूज कर लिया। अब यूनिक क्या करेगा कि जितनी भी यूनिक वैल्यूज हैं, ठीक है, यानी जितनी बार भी जो वैल्यूज आई हैं वो तो सेपरेट केस है ना, लेकिन जितनी यूनिक वैल्यूज हैं उन सबको फेच करके ले आएगा। ठीक है, ओके। अब इसने क्या किया, और हमें प्रिंट करवा देंगे हम अपनी यूनिक वैल्यूज को। तो यहां पर इसने ये सब हमारे पास यूनिक वैल्यूज ले आया है कि इतनी सारी आपके पास यूनिक वैल्यूज हैं। अब चूंकि ये न्यूमेरिकल डाटा है, तो न्यूमेरिकल डाटा को फिलअप करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं इंटरपोलेट का। इंटरपोलेट क्या करता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो आपका कॉलम है उसमें वैल्यू है, सेकंड में मिसिंग है, थर्ड में वैल्यू है, तो वो क्या करेगा, जो भी वैल्यू आपके फर्स्ट कॉलम में होगी और जो थर्ड कॉलम में होगी, तो उनके दरमियान में एवरेज लेकर जो इंटरपोलेट वैल्यू होगी उससे उस खाली जगह को फिलअप कर देगा। ठीक है, समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके फर्स्ट कॉलम में वैल्यू है, सेकंड आपका खाली है, नल वैल्यू है, थर्ड कॉलम में वैल्यू। ठीक है, अब जो इंटरपोलेट का फंक्शन है वो क्या करेगा, फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को देखते हुए सेकंड वैल्यू को फिलअप कर देगा। उन दोनों की जो फर्स्ट और थर्ड पर वैल्यू सेव है, उन दोनों की सेंट्रल वैल्यू से जो आपकी सेकंड की मिसिंग वैल्यू है उसको फिलअप कर देगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये इंटरपोलेट का फंक्शन है। हमने क्या किया, चूंकि डाटा न्यूमेरिकल है तो इसके लिए हम इंटरपोलेट का फंक्शन यूज करते हैं नल वैल्यूज को फिलअप करने के लिए। ठीक है, हमने कहा, एक हमने वेरिएबल बना लिया इंटरपोलेटेड वैल्यू का, उसमें हमने कहा कि डाटा फ्रेम के अंदर जहां पे हमारा डाटा सेव है, ठीक है, उस डाटा के अंदर हम इंटरपोलेट का फंक्शन लगा रहे हैं। मेथड हमें कौन सा चाहिए? लीनियर। लीनियर क्या होता है? The missing values is estimated as a linear combination of the two nearest known values. यानी जो फर्स्ट वैल्यू है और जो थर्ड वैल्यू है उनकी जो नियरेस्ट दरमियानी वैल्यू होगी, ठीक है, उससे वो सेकंड को जो कि मिसिंग वैल्यू है उसको फिलअप कर देगा। दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज मेथड कॉल्ड लीनियर मेथड। ठीक है, तो इंटरपोलेट का फंक्शन लीनियर मेथड में वर्क करेगा और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं कि इसी डाटा सेट में चेंजेस करते। ठीक है, इस तरह से जब उसने इंटरपोलेट किया और तमाम मिसिंग वैल्यूज को फिल अप कर लिया जो कि 25 थी, ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि क्या अब हमारी वैल्यूज फिल अप हो गई हैं। ओके, उसके बाद मैंने दोबारा से वो क्यूरी रन की जो हमने पहले रन की थी, तमाम कॉलम्स को देखकर इज एन ए और डॉट सम। ठीक है, हमने वो क्यूरी दोबारा एग्जीक्यूट की, तो अब हमारे तकरीबन तमाम डाटा सेट जो है वो क्लीन हो चुका है। ठीक है, अब सिर्फ हमारा एक कॉलम रह गया है लॉन स्टेटस का। ठीक है, जो हमारा डिपॉजिट का कॉलम था जिसमें 25 नल वैल्यूज थी, उनको हमने फिलअप कर दिया विद इंटरपोलेट फंक्शन से। ठीक है, जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उनको हम फिलअप करते हैं किस तरह? इंटरपोलेट मेथड से। ओके, उसके बाद अब हमारे पास है लोन स्टेटस। लोन स्टेटस में 37 जगहों पर नल वैल्यूज हैं, यानी खाली हैं, एम्प्टी हैं। अब उनको हम कैसे फिलअप करेंगे? अब अगेन हम इस रिकॉर्ड का, इस कॉलम का डाटा टाइप चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसके अंदर किस किस्म का डाटा है। फॉर एग्जांपल जो हमारा डिपॉजिट डाटा था, डिपॉजिट कॉलम के अंदर जो डाटा था वो न्यूमेरिकल फॉर्म में था। अब जब हमने यूनिक का मेथड दोबारा लगाया लॉन स्टेटस पर, डीएफ जो डाटा सेट है हमारा, डाटा फ्रेम डॉट लॉन स्टेटस जो हमारे कॉलम का नेम है, ये हमारा कॉलम जिसके अंदर 37 नल वैल्यूज हैं, डॉट यूनिक, हमने कहा कि इसके अंदर जितनी वैल्यूज हैं, यूनिक वैल्यूज हैं, वो फच करके ले आओ।
अब जब वो फेच करके लाया तो उसने कहा जी हाँ आपके पास एक यूनिक वैल्यू एक्टिव है, फिर नैन है, फिर ब्लॉक्ड है, फिर फिनिश्ड पेमेंट है, यानी ये 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, ठीक है, यूनिक। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग डाटा है, ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब डाटा टाइप स्ट्रिंग होती है तो उसकी डाटा टाइप जो होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। अब इस टाइप के डाटा को हम कैसे हैंडल करेंगे, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि नैन की वैल्यू 37 टाइम्स आई हुई है, ठीक है, यानी ये बार बार रिपीट हो रही है, डुप्लीकेट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, जो डुप्लीकेशन है वो भी ऑब्वियसली इनकॉन्सिस्टेंसी की तरफ जाता है, आपका डाटा डुप्लीकेट हो रहा है, बार बार एक ही तरह का डाटा शो हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट्स जो होंगी नैन के साथ उनको हम ड्रॉप कर देंगे, उनको भी हम अपने डाटा सेट से निकाल देंगे, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग टाइप के डाटा के लिए क्या करना है, हमने ड्रॉप डुप्लीकेट्स का मेथड यूज करना है, ठीक है। हमने कहा df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, यानी जो भी डाटा सेट है उसके अंदर जितने भी डुप्लीकेट्स हैं नैन के साथ, नल वैल्यूज के साथ जो डुप्लीकेट्स हैं उनको ड्रॉप कर दो, ठीक है। सबसेट किस में से, लॉन स्टेटस के कॉलम में से, हमारे कॉलम का नाम क्या है, लॉन स्टेटस, ठीक है, उस कॉलम में से, लॉन स्टेटस के कॉलम में से जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उनको ड्रॉप कर दो, और इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू, यानी इसी डाटा सेट के अंदर चेंजेस करके हमें रिटर्न कर दो, ठीक है। जब हमने ये किया हमारी क्यूरी पास हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि क्या अभी भी हमारे डाटा सेट में नल वैल्यूज हैं। जब हमने इस क्यूरी को पास किया और हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास पूरा डाटा क्लीन हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी सिर्फ एक नल वैल्यू मौजूद है लॉन स्टेटस में, क्यों, क्योंकि जब आप डुप्लीकेट रिटर्न करते हैं, डुप्लीकेट्स हमने डिलीट किए हैं, तो ऑब्वियसली एक यूनिक वैल्यू तो रहेगी ना, बाकी जितने भी आपके पास 37 डुप्लीकेट्स थे तो 36 प्लेसेस पर उसने रिमूव कर दिया और सिर्फ एक प्लेस पर छोड़ दिया, क्योंकि आपको यूनिक वैल्यू तो एक चाहिए ना, ठीक है। तो वो एक प्लेस पर रहने देगा, बाकी 36 यानी जहां जहां उसकी डुप्लीकेशन थी वो सब उसने डिलीट कर दी है, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारे डाटा सेट में कहीं पर भी कोई नल वैल्यू नहीं है। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ डाटा प्री प्रोसेसिंग, कि आपने डाटा सेट को अपलोड किया और उसमें जो नल वैल्यूज थी उनको रिमूव किया, ठीक है। सबसे पहले आपने नल वैल्यूज को पता किया, उसके बाद उनकी डाटा टाइप चेक की, अगर तो डाटा उनमें न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो हम इंटरपोलेट का फंक्शन यूज करेंगे, अगर स्ट्रिंग फॉर्म में है तो हम रिमूव ड्रॉप डुप्लीकेट्स का फंक्शन यूज करेंगे, और इस तरह से हम अपने डाटा सेट को क्लीन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारा डाटा प्री प्रोसेस हो चुका है, क्लीन हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एक प्लॉट बना लेंगे। प्लॉट क्या होता है कि पेज के ऊपर आप उसका एक ग्राफ बना लें उसका। तो अब हम इस डाटा सेट का एक चार्ट बना रहे हैं, उसके लिए क्या है, मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब जो है ये एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है, ठीक है, पाइथन की, जो कि स्पेशली यूज होती है फॉर क्रिएटिंग द ग्राफ्स और चार्ट्स ऑन इन पाइथन, ठीक है। तो पाइथन को देखा, उसके बाद हमने नमपाई को देखा, उसके बाद हमने पैंडास को देखा, और अब हम मैटप्लॉटलिब को देखेंगे आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में। मैटप्लॉटलिब आपका किस लिए यूज होता है, जब हम कोई भी ग्राफ बनाना चाह रहे हो पाइथन में, तो हम मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी को यूज करते हैं, ठीक है। अब जितने भी ग्राफ्स होंगे, ठीक है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, जितने भी हम ग्राफ्स बनाएंगे, चार्ट्स बनाएंगे, वो सब हम इस लाइब्रेरी से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इस डाटा सेट को लेते हुए हम इसका एक ग्राफ बना रहे हैं, और हमने कहा है कि इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज एमपी, ठीक है। हमने कहा डीएफ, यानी जो हमारा डाटा सेट था, जो डाटा फ्रेम है, डॉट प्लॉट, यानी उसको प्लॉट कर दो, उसका एक ग्राफ बना दो। अब ग्राफ कौन सा बनाना है, बार ग्राफ, दिस इज द बार ग्राफ, ठीक है। आपको दिख रहा है ये बार्स नजर आ रही है ना, बार्स में आपको आपका डाटा शो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ, ठीक है। वाइलिम यानी वाई एक्सिस पर उसकी लिमिटेशन कितनी होनी चाहिए, 2, वाइलिम वाई एक्सिस लिमिट टू 2, ठीक है, यानी इसकी लिमिट 2 है, यानी 0 से 2 पॉइंट्स तक जो मिनिमम डाटा है उसको शो मत करो, ठीक है। अब ये देखें, ये जो यहाँ पे बहुत ही कम डाटा है उसको शो नहीं कर रहा, लेकिन जो बड़े बड़े ग्राफ्स हैं उनको शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 482 तक का है, यहाँ पे 495 तक का है, ठीक है। ये सारा डाटा आपको शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम अपने प्लॉट्स बनाते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। कल हम डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे लेक्चर 4 में कि हम डिफरेंट तरह के ग्राफ्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो इज दिस क्लियर टू ऑल?